नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट आज हम 27वां करने जा रहे हैं, जिसका विषय हमारा है वैचारिक पृष्ठभूमि। इकाई 4 से लिया गया है ये। तो अब आपको पता ही है कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ गई है। 23 अक्टूबर को जो है हिंदी नेट की परीक्षा है। तो अब आपको थोड़ा समय और मिल गया है कि ताकि आप इनमें ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और कोई आपकी इकाई इनमें से जो ढंग से तैयार नहीं है आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। और हाँ, साथ साथ पेपर 1 की तैयारी होना भी अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है। तो अब वो सब भी पढ़ते रहिए, साथ साथ मॉक टेस्ट का भी अभ्यास कीजिए। तो पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में सुमेलित करना है, मिलाना है आपस में। एक तरफ कार्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ करने वाले उनके नाम हैं जिन्होंने ये कार्य किए हैं। तो लेफ़्ट साइड में देखते हैं हम कौन कौन से हैं हमारे। सुधारवाद है, दलित चेतना है, बुद्धिवाद है और ब्राह्मणवाद का विरोध। तो ये आपको मिलाने हैं कि किन्होंने किए हैं कार्य। ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, नायकर, परियार और राणा डे। तो पहले प्रश्न का जब हम उत्तर देखते हैं तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो है हमारा चौथा वाला, यानी कि 4, 1, 2, 3 मिलाते हैं हम इसे। सुधारवाद को हम मिलाएंगे राणा डे से, दलित चेतना ज्योतिबा फूले, बुद्धिवाद को मिलाएंगे हम राजा राम मोहन राय से, और ब्राह्मणवाद का विरोध नायकर परियार से, जिनका नाम आजकल बहुत ज़्यादा समाचारों में आया है कि इन्होंने किस प्रकार से ब्राह्मणवाद का विरोध भी किया है। साथ साथ मूर्ति पूजा वालों के विरुद्ध भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया था। दक्षिण भारत में हम कह सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आपको जो है न्यूज़ में भी इनका नाम मिल जाएगा। तो आजकल बहुत ज़्यादा जो है समाचारों में ये नाम भी सुनने को मिलता है परियार का। तो आगे हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा चौथा, इसका ऑप्शन सही है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 ईस्वी में कौन सा समाचार पत्र छापने के कारण कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह के आरोप का सामना श्याम सुंदर सेन ने किया था? 4 हैं समाचार पत्रों के नाम हैं। समाचार सुधावर्षन, बनारस अखबार, प्रजा हितैषी या पयामे आज़ादी। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो है हमारा पहला वाला समाचार सुधावर्षन। अब मैंने इसमें पढ़ा है कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, तो आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में कैसे पहुंच गया, दिल्ली में होता था। लेकिन आपको बता दें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है मेयर्स कोर्ट को हटाकर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था जब ब्रिटिश रूल था भारत में। 1773 से 1862 ईस्वी तक सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है कार्यरत रहा है, और उसके बाद जो है उसे हाई कोर्ट में बदला गया है। बाद में जो है जब भारत आज़ाद हो गया तब दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। तो उससे पहले कोलकाता सुप्रीम कोर्ट मेयर कोर्ट को हटाकर ही सुप्रीम कोर्ट वहाँ बनाया गया था। तो उन्होंने जो है राजद्रोह के आरोप का सामना श्याम सुंदर सेन ने किया था। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि आपने राजद्रोह किया। इसके ऊपर भी काफ़ी आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो वो समाचार पत्र कौन सा छापा था उन्होंने? समाचार सुधावर्षन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की इनमें से नहीं है? स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, राणा डे, गांधी व जिन्ना, हु वर द शूद्रास और हिंदू बनाम हिंदू। तो तीसरे प्रश्न में हमें ये बताना है कि कौन सी नहीं है इनकी पुस्तक। तो हमारा सही उत्तर है इसमें से चौथा वाला, हिंदू बनाम हिंदू। बाकी 3 पुस्तकें तो डॉक्टर अंबेडकर की हैं, परंतु चौथी वाली पुस्तक डॉक्टर लोहिया की है, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है ये। चौथे प्रश्न में फिर सुमेलित करना है हमें। एक तरफ दलित साहित्यकार दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ दी गई हैं। तो एक तरफ है अरविंद राही, दयानंद बटोही, प्रेम कपाड़िया, मलखान सिंह, और कृतियाँ हैं उनकी रचनाएं हैं ठंडी आग, दृष्टिकोण, सुनो ब्राह्मण, सुरंग। अगर हम सही उत्तर इसमें मिलाते हैं तो हमारा सही ऑप्शन जो सही होगा वो होगा दूसरा वाला, 2, 4, 1, 3। मिलाते हैं हम। अरविंद राही की जो रचना है वो है दृष्टिकोण, दयानंद बटोही की रचना है सुरंग, प्रेम कपाड़िया की रचना है ठंडी आग, और मलखान सिंह की रचना है सुनो ब्राह्मण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, किसने कहा है ये पंक्तियाँ, यद्यपि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ तो भी मैं हिंदू धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, पंडित नेहरू या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है हमारा, ये पंक्ति किसने कही है? महात्मा गांधी। छठा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उत्तर आधुनिकतावाद का नहीं है? पहला है ज्ञान की जगह उपभोग को प्राधान्य देता है, यह समग्रता को अस्वीकार करता है, यह महावृतांतों यानी कि रामायण महाभारत आदि की महानता को स्वीकारता है, या फिर व्यक्ति या सामाजिक इकाइयों की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क करता है। आपको बताना है कौन सा लक्षण नहीं है। तो इसमें जो लक्षण नहीं है वो हमारा सही उत्तर है तीसरा वाला, यानी कि यह महावृतांतों जो कि रामायण महाभारत आदि हैं उनकी महानता को स्वीकारता नहीं है, बल्कि इन महावृतांतों को नकारता है। कौन? उत्तर आधुनिकतावाद। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर लोहिया द्वारा बताई गई 7 क्रांतियों में से एक नहीं है? 7 क्रांतियाँ बताई थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उसमें से ये 4 जो नाम दिए गए हैं इसमें से एक नाम नहीं है, उन क्रांतियों में नहीं है। वो कौन सा नहीं है आपको यह बताना है। नर नारी की समानता के लिए क्रांति, आर्थिक समानता हेतु क्रांति, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ क्रांति, बाल विवाह के खिलाफ क्रांति। तो कौन सी क्रांति इन्होंने अपनी 7 क्रांतियों में नहीं बताई थी? तो हमारा सही उत्तर है चौथा वाला, बाल विवाह के खिलाफ क्रांति। ये इनकी 7 क्रांतियों में नहीं है, बाकी की 3 जो ऊपर नजर आ रही हैं वो हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। सिगमंड फ्रायड की मनोवैज्ञानिक पद्धति के 3 भाग इनमें से कौन से हैं? पहले वाले में जो 3 है वो चेतन, अवचेतन, अचेतन, दूसरे के इच्छा, आकांक्षा, वासना, तीसरे में मानसिक व्यापार, कल्पना, योजना, और चौथे में अचेतन मन, लिबिडो और ग्रंथियाँ। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर रहेगा हमारा? वो है हमारा चौथा वाला। कईयों के लिए ये आसान उत्तर भी हो सकता है क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं सिगमंड फ्रायड, जो कि मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने पूरी अपनी पद्धति बताई है, आप उसको पूरा विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने 3 जो चीज़ें बताई हैं, अचेतन मन के बारे में, लिबिडो यानी काम वृत्ति, और ग्रंथियाँ यानी कि वर्जना या कुंठाएँ। 9वां प्रश्न देखते हैं हम। दलित साहित्य का आरंभ किस रचना से माना जाता है? मी कसा झाला, सलाम, सुरंग या जीवन युद्ध? सही उत्तर है हमारा पहला वाला, और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि हमने इसमें डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का भी जो है पढ़ा है, उनके बारे में पढ़ा है, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा है, डॉक्टर लोहिया, ये सब जो है इस पाठ में है। तो डॉक्टर अंबेडकर भी विषय है इसमें हमारे, और उन्हीं की रचना है ये। मराठी भाषा में उन्होंने ये आत्मकथा लिखी थी, मी कसा झाला, और यहीं से दलित साहित्य का आरंभ माना जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित घोषणाएं संविधान की किस धारा के अंतर्गत की गई हैं? आपको पता है अल्पसंख्यक 2 इसके वर्ग किए गए हैं अल्पसंख्यकों के, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो इनसे संबंधित जो घोषणाएं होती है वो संविधान की किस धारा में होती है? 35 का ब भाग, 35 ग, 2 ब या 2 ग, तो आपको ये बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है हमारा वो है 35 ब। फिर है गंगा यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने का अभियान किस विचारक ने चलाया? इनमें से डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया या फिर पंडित नेहरू? तो सही प्रश्न है हमारा 11वें प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा वाला, डॉक्टर लोहिया यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 12वां प्रश्न है। प्रेमचंदा लुंकोए नाम से प्रेमचंद की कहानियों का खड़िया में अनुवाद किस आदिवासी लेखिका ने किया? निर्मला पुतुल, रोज केरकेट्टा, ममांगदई या तेमसुला आओ? तो सही उत्तर हमारे 12वें प्रश्न का है रोज केरकेट्टा। इन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का खड़िया में अनुवाद किया था। भारतीय भाषाएं अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बताना है आपको। चेन्नई, कोलकाता, इलाहाबाद या दिल्ली? तो हमारा सही उत्तर है 13वें प्रश्न का तीसरा वाला यानी इलाहाबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुमेलित करना है इसमें आपको, एक तरफ रचनाकार हैं और एक तरफ रचनाएं हैं इसमें दी गई। स्वयं प्रकाश, मोहन राकेश, अब्दुल बिस्मिल्लाह या यशपाल और अतिथि देवो भव सहमे हुए पर्दा मलबे का मालिक? तो रचनाओं से मिलाते हैं। तो सही उत्तर हमारा इसमें है दूसरा वाला यानी कि 2, 4, 1, 3 मिलाते हैं। स्वयं प्रकाश जी की रचना है सहमे हुए, मोहन राकेश जी की रचना है मलबे का मालिक, अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है अतिथि देवो भव और यशपाल की रचना है पर्दा। ये जो सारी आपको रचनाएं नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी मुस्लिम विमर्श की रचनाएं हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए सारे यहाँ पर एक प्रश्न में यही मैंने लिखी थी। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। स्थापना दिया गया है यानी कि असर्शन है कि उत्तर आधुनिकतावाद का विकास भी है और विलोम भी। और तर्क है आधुनिकतावाद में भौतिक विकास को ही मनुष्य का वास्तविक विकास माना जाने लगा।
अब इसमें से अब पहले तो हम देखते हैं स्थापना असर्शन जो है कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है आधुनिकतावाद का विकास भी है और विलोम भी। कैसे कि उत्तर आधुनिकतावाद में जो विकास की धारणा थी उस पर जो है काफ़ी सवाल उठाए गए। कई तरह के विमर्श आए। उत्तर आधुनिकतावाद की बात कर रहे हैं, बाद वाली स्थिति की बात कर रहे हैं। कई तरह के विमर्श आए जैसे कि आदिवासी, दलित, स्त्री विमर्श, पर्यावरण संवेदना। जब ये विमर्श होने लगे तो इन्होंने कई चीज़ों को प्रभावित किया। आधुनिकतावाद में क्या हो रहा था कि सिर्फ भौतिक विकास पर ही जो है जोर दिया जा रहा था। मनुष्य का जो विकास है जिसमें कि बहुत सारे दलित हैं, आदिवासी हैं, या हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक हैं, उनकी ओर जो है ध्यान नहीं जा रहा था। तो उत्तर आधुनिकतावाद में जो है जब ये इतने सारे विमर्श आ गए तो मनुष्य के विकास और उसके अस्मिता को आधार बनाया गया, और अस्मिता का आधार भी वही उद्योग था जो कि आधुनिकतावाद की देन था। तो ये आधुनिकतावाद का विलोम भी हुआ और विकास भी हुआ जो कि हमारे तर्क में, जो कि हमारे स्थापना में दिया गया है। आधुनिकतावाद में जो तर्क में दिया गया कि भौतिक विकास को ही मनुष्य का वास्तविक विकास माना जाने लगा, ये बिल्कुल सही बात है। आधुनिकतावाद में सिर्फ जो है फिजिकल डेवलपमेंट की बात की गई, भौतिक विकास की बात की गई, यानी कि उद्योग व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दिया गया आधुनिकतावाद में। बहुत सारे कल कारखाने लगाए गए, लेकिन जहाँ पर आदिवासियों की बात है, दलितों की बात है, स्त्री की बात है, या फिर अल्पसंख्यकों की बात है, पर्यावरण की बात है, वहाँ पर उस पर ध्यान नहीं जा रहा था। तो उसी के विकास को ध्यान में रखते हुए और उसके बिल्कुल विपरीत भी उत्तर आधुनिकतावाद आ गया, जिसने इस चीज़ में विकास भी किया। तभी तो विमर्श आए और काफ़ी कुछ मनुष्य के विकास पर ध्यान दिया जाने लगा, और साथ साथ ये इसका विपरीत भी हुआ क्योंकि आधुनिकतावाद में सिर्फ भौतिक विकास था, लेकिन अब तो मनुष्य के विकास की बात आ गई थी जो कि उत्तर आधुनिकतावाद में था। तो इसलिए उसका जो भौतिक विकास था उसका ये विकास भी हुआ है, साथ साथ उसका विलोम भी हुआ है। तो हमारे ये जो असर्शन और रीज़न है ये दोनों ही सही हैं। तो इसका सही उत्तर इसमें होगा पहला वाला। तो इस प्रकार हमारे यहाँ 15 प्रश्न जो है पूर्ण होते हैं, और आशा है आपने उत्तर लगा लिए होंगे। तो आप अपना स्कोर चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक थम्स अप तो बनता ही है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अब आप ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ रहे होंगे, अब आप अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। आज के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एक एक पल बहुत ज़रूरी होता है, बाद में समय निकल जाएगा, फिर आपको लगभग अगर अगले साल फिर जब जून में एग्ज़ाम आएगा तब आपको इतने महीनों का इंतज़ार फिर करना पड़ेगा। और परीक्षा के जो पहले का समय होता है ना, वो बहुत समझ लीजिए बहुत ऊर्जा वाला टाइम होता है, क्योंकि पता है कि एक एक दिन कम हो रहा होता है। परीक्षा आने में तो जो है लगभग अगली बार के आने में 6 महीने 5 महीने लगेंगे, लेकिन अब जो है कम दिन बचे हैं, एक एक घटता जा रहा है दिन। अब जब दिन घट रहे हैं तो टाइम भी घट रहा है, और इसके लिए आपको पूर्ण अपने समय का पूरा उपयोग करना है। इसलिए आप समय अब बर्बाद ना करें, साथ साथ अपनी सेहत का भी बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।